बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्टडी टाइम विद अमारा शाह। आप लोगों ने पहले वाले लेक्चर में कर लिया है मोमेंटम के बारे में और इसके अलावा इम्पल्स के बारे में। इसके बाद हमारा एक और क्वेश्चन है, वो भी मोमेंटम के ही रिलेटेड है, लेकिन उसमें हमने क्या पढ़ना है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इस वीडियो में आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन कवर करवाया जाएगा और इसके अलावा कुछ आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी बताए जाएंगे जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इसके बारे में सबसे पहले आपको ये बता देती हूँ कि इसमें आपने दो बॉल्स लेनी है। उन बॉल्स को जब आप स्ट्राइक करवाते हैं तो जब आपने इनिशियल वेलोसिटीज और फाइनल वेलोसिटी को कंपेयर करना होता है तो आप ये बता सकते हैं कि जो टोटल मोमेंटम है टकराने से पहले और टकराने के बाद, ये दोनों बॉडीज का मोमेंटम जो है वो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज सिस्टम, यानी कि जब भी आपने कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स लेनी है, दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है आपके पास, तो वो सिस्टम है। ठीक है, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन अ ऑब्जेक्ट, यानी कि जब भी आपने बाहर से कोई फोर्स उन दोनों ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं अप्लाई की, इट इज नोन एज आइसोलेटेड सिस्टम। तो वो कौन सा सिस्टम होगा, वो आइसोलेटेड सिस्टम होगा। यहाँ पे दो डेफिनेशन स्टार्ट पे ही आपको मिल रही हैं। सबसे पहले है सिस्टम की और फिर है आइसोलेटेड सिस्टम की। ये मैंने दोनों मार्क कर दिए हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। इसके बाद आपका लॉन्ग क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन जब आपने स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपने स्टेटमेंट लिखनी है जो नेक्स्ट पेज पे है। ठीक है, जब आपको वो समझाऊंगी तब आपको बता दूंगी कि आपने सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन के स्टार्ट पे स्टेटमेंट लिखनी होती है, फिर आपने ये सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में बताना है और उसके बाद आपने ये एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करनी है जो यहाँ से शुरू हो रही है। ठीक है, तो प्रॉपर इसको एक पैटर्न से लिखना है लॉन्ग क्वेश्चन को, फिर ही आपको पूरे नंबर मिलते हैं। इस तरह नहीं कि आपने जिस तरह ये बुक पे लिखा है इस तरह लिखते हैं। ये फिर तरतीब से चीजें ना लिखी हो तो उसके फिर एग्जामिनर को समझ भी नहीं आती। ठीक है, Consider a system of two balls of masses m1 and m2। दो बॉल्स आपने लेनी है, यहाँ पे आपको फिगर में भी नजर आ रही है, दो बॉल्स है m1 एंड m2 along a straight line in the same direction, और इनकी मोशन भी एक ही डायरेक्शन की तरफ होगी। ठीक है, if v1 is greater than v2, आपने क्या लेट कर लिया है कि फाइनल जो vi है उसकी जो वेलोसिटी है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू v2। V1 की वेलोसिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू V2। इसका मतलब है कि V2 है वो आराम आराम से मूव कर रहा है और V1 पीछे से बहुत स्पीड से आ रहा है और आके इसके साथ स्ट्राइक करेगा। ठीक है, द बॉल विल कोलाइड, यानी कि जारी बात है, मैंने आपको भी बता दी कि बॉल जो है वो पहले वाला बॉल जो है आराम आराम से जा रहा है, दूसरे वाले बॉल ने आके इसके साथ कोलाइड करना है। आफ्टर कोलाइजन क्या होगा, जो हमारे पास ये इसकी वेलोसिटी और इसका जो मोमेंटम है वो सारा का सारा किसको मिल जाएगा, जो इससे पहले वाला बॉल था उसको, और वी आई जो है वो स्टॉप हो जाएगा। ओके, देन हमारे पास क्या हो रहा है, वी आई दी टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले का जो मोमेंटम है दोनों का प्लस कर लेते हैं, m1v1 प्लस m2v2। आपको पता है मोमेंटम जो है वो किसके इक्वल होता है, मैस मल्टीप्लाई वेलोसिटी के। ठीक है, ये आपने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ लिया है। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया वो प्रीवियस वाला लेक्चर मेरा सुन लें, समझ लें, फिर आप यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये जो क्वेश्चन है ये किस बारे में है, आपने m1v1 प्लस m2v2 यानी कि बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले दोनों की वेलोसिटीज आपने प्लस कर लेनी है और दोनों के मैसेज भी प्लस कर लेने हैं, यानी कि ओवरऑल मोमेंटम आप प्लस कर रहे हैं फर्स्ट बॉल का और सेकंड बॉल का। ठीक है, इसके बाद आपने फाइनल मोमेंटम जो निकालना होता है वो भी दोनों को आपने प्लस करना है, जिसे हम कहेंगे टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। टकराने के बाद जो मोमेंटम होगा वो आपने बताना है वो क्या है, आपने इन दोनों को प्लस कर लेना है, m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश। टकराने के बाद इन दोनों की जो वेलोसिटीज हैं वो डैश में आएंगी। ठीक है, टकराने से पहले ये सिंपल थी m1v1 m2v2, टकराने के बाद ये दोनों चेंज हो गई हैं, m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश। मैथ तो उनका चेंज नहीं हुआ लेकिन वेलोसिटीज चेंज हो गई हैं। फर्स्ट वाली जो वेलोसिटी थी वो स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी, लेकिन सेकंड वाली जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, इंक्रीज हो जाएगी। द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टेट दैट, इसकी जो स्टेटमेंट है सबसे पहले वो देख लेते हैं। स्टेटमेंट में उन्होंने बताया हुआ है, शॉर्ट क्वेश्चन भी ये आ सकता है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को डिफाइन करें। तो आपने इसकी डेफिनेशन ये वाली लिखनी है, इसके बाद आपने ये नीचे वाले जो पॉइंट है यहाँ तक राइट करेंगे तो आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का पूरा हो जाएगा। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहले आपने जब इसको स्टार्ट करना है ये वाले क्वेश्चन को, तो लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होगा आपकी यहाँ से स्टेटमेंट से।
स्टेटमेंट लिखने के बाद आपने जो है ना वो दोनों डेफिनेशन लिखनी है, सिस्टम की और आइसोलेटरी सिस्टम की, ठीक है। दोनों की डेफिनेशन बताएंगे आप और फिर आपने एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करनी है, जिसमें आपने दोनों बॉल्स का बताना है। आपने दो बॉल्स ली हैं, उन दोनों की वेलोसिटीज हैं, उन दोनों के मैसेज हैं। जब वो स्ट्राइक करेंगे, क्लोजन के बाद जो है उसकी वेलोसिटी बदल जाएगी, दोनों की वेलोसिटी डैश आ जाएगी, v1 डैश और v2 डैश, ठीक है। उसके बाद आपने उन दोनों की जो है मोमेंटम वो दोनों के प्लस किए हैं, m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश, ठीक है। वो वाली लाइंस लिखनी है। उसके बाद आपने ये वाली लाइन लिखनी है कि दिस मीन्स दैट, हमारे पास हमें ये जो स्टेटमेंट है वो क्या बता रही है कि जो टोटल मोमेंटम है बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन वो दोनों बराबर है। टकराने से पहले वाला और टकराने के बाद वाला मोमेंटम बराबर होगा, ठीक है। m1v1 प्लस m2v2 इक्वल टू m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश। ये वाला जो क्वेश्चन आप अभी कर रहे हैं ना, ये पहले भी 9th क्लास की जो बुक थी उसमें है था। अब आपकी बुक चेंज हुई है, उसने फिर भी इस बुक में ये क्वेश्चन प्रॉपर वैसे ही रखा है जैसे ये पहले था। इसका मतलब है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो चीज चेंज करनी थी उसने काफी चीजें चेंज भी की हैं एग्जामिनर्स ने, और काफी चीजें चेंज भी की हैं जिन्होंने ये बुक डेवलप किया उन्होंने, लेकिन कुछ चीजें पुरानी वाली ही रहने दी है। इसका मतलब है वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो चेंज नहीं की। इसके बाद हमारे पास यहाँ तक आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन होगा। जब आपने क्वेश्चन को लिखना है तो सबसे पहले स्टेटमेंट लिखनी है, फिर आपने दोनों डेफिनेशन लिखनी है, फिर आपने एक्सप्लेनेशन करनी है, और ये डेरिवेशन में आएगा आपका ये जो एंड वाला है। उसके बाद आपका ये प्रॉपर शॉर्ट क्वेश्चन एक और बन रहा है। वो शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि आपने एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करना है इसको, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को। यानी कि पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल प्रिंसिपल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो आपने इसकी एग्जांपल ये वाली बतानी है कि आपने दो आइडेंटिकल बॉल्स ली हैं। आइडेंटिकल बॉल्स जो हैं उनमें से पहली वाली की जो वेलोसिटी थी वो कम है, और सेकंड वाली जो वेलोसिटी है वो कम है एज कम्पेयर टू फर्स्ट वाली वेलोसिटी के। फिर फर्स्ट वाली जो बॉल थी वो स्ट्राइक करेगी इस वाली बॉल के साथ, तो अपना जो मोमेंटम है वो इसकी तरफ ट्रांसफर कर देगी। फिर बाद थोड़ी सी देर के बाद ये जो हमारे पास बॉल है ये रुक जाएगी। इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल ये है कि आपने अभी कभी स्नोकर खेला हो या टेनिस बॉल खेली हो। स्नोकर में ये होता है कि आपने बॉल को हिट करना होता है, एक स्टिक दी हुई है उसके साथ, ठीक है। वो स्टिक जो है वो एक बॉल को हिट करती है और वो बॉल जाकर दूसरी बॉल के साथ स्ट्राइक करती है, और उसको जो है ना वो आगे वो छोटा सा उन्होंने बनाया होता है होल सा, उसके अंदर जाकर उसने गिरना होता है, ठीक है। तो वो वाली एग्जाम्पल बहुत अच्छी है, वही यहाँ पे भी उन्होंने एक्सप्लेन की हुई है। तो आपको इसको एक दफा रीड कर लेना है, और एज अ शॉर्ट क्वेश्चन ही ये आएगा, लॉन्ग में आपने इसको ऐड नहीं करना, ठीक है। इसलिए मैं आपको रीडिंग भी नहीं करवा रही, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। इसके बाद जो है आपने ये नीचे से ये लाइन याद करनी है कि ये जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है इसका कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये अप्लाई किए जा रहे हैं नॉट ओनली माइक्रो ऑब्जेक्ट, यानी कि मैक्रो बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं और माइक्रो छोटे ऑब्जेक्ट। ये सिर्फ बड़े ऑब्जेक्ट के लिए नहीं है बल्कि छोटे छोटे स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर भी है, लाइक एटम एंड मॉलिक्यूल्स। एटम और मॉलिक्यूल्स भी जब एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करते हैं तो अपना मोमेंटम दूसरे को ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका ये एक और शॉर्ट क्वेश्चन साइड में बना हुआ है जो टेबल है, इसमें आपको बता रहे हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, सीट बेल्ट के वाले से है कि सीट बेल्ट जो है वो क्यों लगाए जाते हैं, उसका क्या बेनिफिट है, ठीक है। तो आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ सकता है वो भी इसी तरह ही आएगा कि जो सीट बेल्ट है इनका यूज क्या है, ठीक है। तो आपने बता देना है कि सीट बेल्ट जो है वो किस लिए यूज होता है, ताकि सडनली जब ब्रेक लगे तो हमारा जो आगे बैठा हुआ पैसेंजर है उसको नुकसान ना हो, वो स्ट्राइक ना करे आगे इसके साथ जाके, स्टीयरिंग के साथ जाके ना लगे, तो उसके लिए हम ये सीट बेल्ट यूज करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर में ये आ सकता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सीट बेल्ट इन व्हीकल्स, ठीक है। ये मैंने खुद से ही बना दिया, अब आप इसी तरह कर लीजिएगा, हो सकता है इसी तरह पेपर में भी आ जाए कि सीट बेल्ट का पर्पस क्या है, ये गाड़ियों में क्यों लगाया जाता है। तो इसका आंसर जो है ये प्रॉपर पूरा पैराग्राफ ही होगा। व्हेन अ मूविंग कार स्टॉप सडनली, जब भी कोई कार मूव कर रही है और वो अचानक से स्टॉप करते हैं, आप रोकते हैं, अगर कोई और गाड़ी आगे से आ रही हो तो हमें रोकनी पड़ती है। एंड पैसेंजर मूव फॉरवर्ड, पैसेंजर जारी बात है वो आगे की तरफ मूव करेगा क्योंकि वो मोशन की ही हालत में था, ठीक है। ये आपने रेस्ट और मोशन में पढ़ा हुआ है सारा प्रॉपर। तो फिर क्या होगा, मूव फॉरवर्ड टुवर्ड दी विंड शील्ड, सारी बात है आगे से वो स्ट्राइक करने की तरफ मूव कर रहा है, तो जब वो स्ट्राइक करेगा उसको नुकसान हो सकता है। द सीट बेल्ट प्रिवेंट द पैसेंजर फ्रॉम द मूविंग, तो सीट बेल्ट उसकी हेल्प करेगा कि पैसेंजर बिल्कुल आगे जाकर स्टीयरिंग के साथ ना लगे, ठीक है, या इस कार के मिरर से बाहर ना कहीं गिर जाए। कुछ ऐसे एक्सीडेंट होते हैं, अगर सीट बेल्ट ना लगाई हो तो ये जो पैसेंजर है इसकी मोशन इतनी ज्यादा होती है कि वो कार के मिरर से ही बाहर निकल जाता है, ये जो आगे शीशा लगा होता है उससे बाहर निकल जाता है। And does the change of hitting the passenger against the windshield or steering or a wheel
आर रिड्यूस, यानी कि ये आगे ना टकरा जाए, मिरर से बाहर ना निकल जाए, उस तमाम मसले को हल करने के लिए ये सीट बेल्ट लगाया जाता है। ठीक है, इसके बाद आपकी एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल है यहाँ पे, अ बुलेट ऑफ मैस M1 इज फायर्ड बाय अ गन ऑफ मैस M2। तो यहाँ पे भी वही बताया जा रहा है कि दो आपके पास बुलेट्स थी M1, एक बुलेट थी M1 और एक आपके पास गन थी M2। तो जब आपने गन से बुलेट को फायर किया तो गन की वेलोसिटी जो थी और जो उसका मोमेंटम था वो बहुत ज्यादा था। वो मोमेंटम उसने ट्रांसफर किया है गन में, उसने ट्रांसफर किया है बुलेट को। तो बुलेट जो है वो स्पीडली आगे की तरफ मूव करेगी। देन द वेलोसिटी, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द गन इन द टर्म ऑफ वेलोसिटी ऑफ बुलेट। तो आपने बताना है कि कितनी वेलोसिटी गन की थी और कितनी बुलेट की थी। ठीक है, जस्ट आफ्टर फायरिंग, फायर करने के बाद। बिफोर फायरिंग द वेलोसिटी ऑफ बुलेट एज वेल एज दैट द गन विल जीरो, दोनों की वेलोसिटी जीरो थी बिफोर फायरिंग, फायरिंग करने से पहले। Therefore the total momentum of bullet and gun will be zero। तो जारी बात है, अगर शुरू वाला मोमेंटम जीरो है तो फाइनल भी जीरो होगा, क्योंकि हमने ये लॉ पढ़ लिया है कि जितनी भी मोमेंटम शुरू में होगा वो इक्वल होगा आखिर में, फाइनल में। ठीक है, आफ्टर फायरिंग द बुलेट मूव फॉरवर्ड विद वेलोसिटी vi। तो फायर करने के बाद जो जो हमारे पास बुलेट है वो vi वेलोसिटी के साथ मूव करेगी। वेयर द गन मूव विद वेलोसिटी v2। तो हमारे पास जो v1 और v2 वेलोसिटी सिस्टम बता दी है, वेलोसिटी बुलेट की v1 होगी और जो गन की थी वो v2 होगी। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, आपको मैंने ये पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कि इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा, जिसका हमें पता है कि फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी वो मास के साथ मल्टीप्लाई होकर तो मोमेंटम बन जाते हैं। ठीक है, तो मोमेंटम टोटल जो था गन फायर होने से पहले और फायर होने के बाद वो दोनों बराबर होंगे। ठीक है, टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग, फायरिंग से पहले, इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, फायर करने से बाद में। तो टोटल फोर फायरिंग क्या था, वो जीरो था, और फायरिंग करने के बाद M1 V1 प्लस M2 V2, क्योंकि मैस और वेलोसिटी आपस में मल्टीप्लाई होकर मोमेंटम बनाते हैं। तो ये मोमेंटम आपका किसका है, गन का, और ये बुलेट का। यहाँ पे इन दोनों को हमने ऐड करना है। अब आपको ये बात पता है कि आपने जो है वो एक चीज को दूसरी तरफ लेके जाना है तो साइन बदले जाते हैं। ठीक है, तो लेट्स सपोज आपने इसको दूसरी साइड पे ले गया था, उसका साइन चेंज हो गया। आपने फाइंड करना था V2, तो V2 जब फाइंड करना हो तो आपने M2 को डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो M2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा माइनस M1 V1 ओवर M2। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज अगर गिवन होती, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी वगैरह सारी, तो आप इसको हल कर लेते। अब यहाँ पे आपको चीजें नहीं गिवन तो आप सिर्फ ऐसे ही राइट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपने नीचे से एक्सप्लेनेशन करनी है, वो क्या है, द नेगेटिव साइन, ये जो माइनस का साइन लगा हुआ है, द नेगेटिव साइन इज इन द इक्वेशन इंडिकेट दैट द गन मूव्स बैकवर्ड। गन की डायरेक्शन पहले आगे थी, अब वो बैकवर्ड यानी कि पीछे मूव करेगी। अपोजिट टू द बुलेट, बुलेट आगे मूव करेगी, गन पीछे को जाएगी। एंड इट इज बिकॉज ऑफ द बैकवर्ड मोशन ऑफ द गन दैट इज शूटर गेट अ जैक ऑन हर शोल्डर। तो सारी बात है, जिसने किसी ने शूट किया होता है उससे अपने कंधे पे एक छोटा सा झटका भी महसूस होता है। ठीक है, गन ने अगर फायर किया है तो जो गन का आगे की तरफ वो बुलेट गई है तो पीछे की तरफ को क्या मूव करेगा, आदमी का शोल्डर जो है वो पीछे की तरफ मूव करता है। या आप लोगों में से जिसने कभी अगर फायरिंग की हो या देखी हो तो उनको पता है कि जब तो उसका क्या होता है, रिएक्शन उसके अपने कंधे पे होता है कि उसका कंधा भी पीछे की तरफ को मूव करता है। ठीक है, क्योंकि मोमेंटम जो है वो ट्रांसफर होना होता है। पहले मोमेंटम जो था वो गन में आता है और गन से ट्रांसफर हो जाता है शोल्डर की तरफ। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, अ बॉल ऑफ मैस 3 kg मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। जारी बात है, अब आपने यहाँ पे एक बॉल लिया है जिसका मैस है और वेलोसिटी है, कोलाइड विद अ स्टेशनरी बॉल। आगे एक और बॉल रखा हुआ था जो कि रुका हुआ था। स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, स्टॉप था। ठीक है, ऑफ मैस ऑफ 2 kg। तो जो पीछे वाला था, जो पहली हमारे पास बॉल थी, उसका मैस भी ज्यादा था और वेलोसिटी की भी 5 मीटर पर सेकंड थी। जो सेकंड वाला है आपका, वो उसका मैस भी कम है और वेलोसिटी भी नहीं है, वेलोसिटी भी जीरो है। एंड देन बोथ ऑफ देम आर मूविंग टुगेदर इफ द फ्रिक्शन इज निग्लिजिबल। अगर आप ये जहन में सोच लो कि फ्रिक्शन आपकी बिल्कुल आपने निग्लेक्ट कर देनी है, सोचनी नहीं है, इग्नोर कर दो। फाइंड आउट द वेलोसिटी with which the both balls will move after collision। टकराने के बाद वो वेलोसिटी निकालो जिसके साथ दोनों बॉल्स मूव कर रही थी। तो आपने गिवन डेटा में सबसे पहले S1 की वैल्यू लिखनी है, M1 की, फिर V1 की लिखनी है, उसी तरह M2 की लिखनी है। V2 उसने बताया था जीरो है तो V2 की हम जीरो रख लेंगे, क्योंकि वो रुका हुआ था तो जारी बात है जीरो होगी। और तो यहाँ पे हमने चीजें राइट कर ली हैं।
तो हमने यहाँ पे फाइंड क्या करना है कि किस वेलोसिटी के साथ वो दोनों बॉल्स जो है वो बाद में मूव करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास m1 लिखेंगे, v1 लिखेंगे, m2 और v2, ये सारा गिवन डेटा है। टू फाइंड में आपने v फाइंड करना है, यानी कि बाद में दोनों वेलोसिटीज बताएं कि वो किस वेलोसिटी के साथ दोनों बॉल मूव कर रहे थे। तो m1 प्लस m2 हमारे पास 5 और 3 को प्लस करेंगे तो 8 होगा। आपने डेफिनेशन में ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कुलेन इक्वल होता है टोटल मोमेंटम आफ्टर कुलेन टकराने के बाद, ठीक है। तो m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू, आपने दोनों m1 v1 को इकट्ठा कर लो और m2 v2 को कोलेक्टिवली आप v कह दो यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास टकराने के बाद दोनों का मोमेंटम जो है वो हमने प्लस कर लिया है, मैस दोनों का प्लस कर लिया और जो वेलोसिटी थी वो दोनों की एक ही कह दिया v, ठीक है। हमने चेंज बताना था इसलिए हम इसको एक ही बता देंगे, ये v है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, यहाँ पे भी वैल्यूज पुट करेंगे और v को वैसे ही रहने देंगे, क्योंकि हमने फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, हमें नहीं पता फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो आपने जो चीज फाइंड करनी होती है उसे उधर ही रहने दे, बाकी आपने डिवाइड करके तो आंसर निकाल लेना है v का, वो है 3 मीटर पर सेकंड। ये 5 किलोग्राम जो है उधर जाके डिवाइड होगा तो आपका 5 भी कट होगा, फिर किलोग्राम भी कट होगा, तो 3 आपका आंसर आ जाएगा। तो वेलोसिटी आपकी जो आ रही है दोनों बॉल्स की बाद में टकराने के बाद वो है 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान था, आपने फॉर्मूला यूज करना है मोमेंटम का और आप कर लेंगे इसको हल, ठीक है। तो ये वाले जो एग्जांपल्स हमने अभी की है, ये एग्जांपल्स आपको न्यूमेरिकल्स में भी हेल्प आउट करेंगे, ठीक है। इसलिए मैं पहले करवा देती हूँ ताकि आपको न्यूमेरिकल करने में ज्यादा मुश्किल ना हो। इसके बाद कुछ आपके ये जो की पॉइंट्स होते हैं इनको जरा एक दफा देख लिए, इनमें काफी ज्यादा डेफिनेशंस थी, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये जो की पॉइंट होते हैं उनको मिस ना किया करें, ठीक है। की पॉइंट्स के हवाले से इसके अंदर से काफी डेफिनेशंस भी हैं जो मैंने हर लेक्चर के अंदर साथ साथ बताया, जिस लेक्चर की जो डेफिनेशन आ रही थी, जैसे आ रही थी मैस की आ गई है, इनर्शिया की आ गई है, उसके बाद न्यूटन्स लॉ है, इसके अलावा फ्रिक्शन थी, फोर्स मीटर थी, और भी कई ऐसी डेफिनेशंस थी जो हमने की पॉइंट से की थी। जिन बच्चों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे, सबसे पहले वो लेक्चर्स देखें ताकि आपको समझ आ जाए कि हमने हर एक डेफिनेशन को उधर से ही नहीं करना, बुक के अंदर से, चैप्टर के अंदर से नहीं करना, हम की पॉइंट से भी कर सकते हैं, क्योंकि जो चैप्टर के अंदर चीजें लिखी हैं उन्होंने उसको काफी ज्यादा एक्सप्लेन किया होता है और डेफिनेशन प्रॉपर नहीं बन रही होती, तो वो डेफिनेशन हम इन की पॉइंट से इजीली कर सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में डेफिनेशन लिखनी होती है, उसके नीचे फार्मूला वगैरह लिखे और यूनिट लिखे तो वो पूरे 2 नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। आपको एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत नहीं होती शॉर्ट क्वेश्चन में, इसलिए फिर आपने ये की पॉइंट्स पढ़ने होते हैं। तो आज आप लोगों को ये की पॉइंट्स जो मैं एज अ होमवर्क दे रही हूँ, आप सब बच्चों ने ये की पॉइंट्स अच्छी तरह रीड करने हैं, इनमें से काफी ज्यादा डेफिनेशंस हैं, मैंने भी यहाँ पे सर्कल्स लगाए हुए हैं छोटे छोटे, आप देख सकते हैं, आपने भी इस तरह ही सर्कल लगा कर डेफिनेशन लिख के तो इनको याद कर लेना, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी एमसीक्यूज शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिन बच्चों को इस लेक्चर की समझ आई है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी तमाम वीडियोस मिलती रहें। अल्लाह हाफिज।